BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। सरताज अजीज़ की दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत क्या मुज़ाकरात की बहाली का रास्ता हमवार कर सकेगी? पाकिस्तान के बकौल उसे इंडिया के मस्बत जवाब का बदस्तूर इंतज़ार है। भारत को ये कन्वे कर दिया है कि एडवाइज़र्स हमारे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उनका प्रोग्राम अरेंज करते हैं। इंतखाबी सियासत में पंजाब को हार देने वाली पीपल्स पार्टी क्या बिलावल भुट्टो की क़यादत में खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर पाएगी? और देखिएगा कि सदियों पुराना हल्दी दूध किस तरह एक नया नाम और जिद्दत का लिबादा ओढ़ रहा है। खारजा अमूर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर सरताज अजीज़ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडिया जाने वाले हैं, लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आया इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा बातचीत भी होगी या नहीं। बाहमी मुज़ाकरात पठानकोट की एयरबेस पर हमले के बाद से तातुल का शिकार हैं। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने नामानिगार सुहेल हलीम को बताया कि पाकिस्तान बातचीत शुरू करना चाहता है और उसे इंडियन हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश का इंतज़ार है। बुनियादी तौर पे तो ये कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान पे हो रही है और हमारा फोकस वही है बुनियादी तौर पे। लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई तजवीज़, मुस्बत तजवीज़ हमारे सामने रखी जाती है तो हम उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। अगर कोई ऐसी बात है कि कोई बायलैटरल मीटिंग हो जाए तो हम उसका मुस्बत जवाब देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। लेकिन आपने अप्रोच किया है क्या अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? क्योंकि ऑब्वियसली अगर सरताज अजीज़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो आप लोग भी तो बात कर सकते हैं ना। नहीं, हमने भारत को ये कन्वे कर दिया है कि एडवाइज़र्स हमारे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उनका प्रोग्राम अरेंज करते हैं। पिछले 2-3 दिनों में आपने कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार है। इस अनकंडीशनल बातचीत की कंडीशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, सिर्फ कंडीशंस हमारी उस तरह तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क मौजूद है कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का, और उसमें तमाम सब्जेक्ट्स शामिल हैं, तमाम इश्यूज़ शामिल हैं, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का हो, सियाचिन का हो, सर क्रीक का हो, दहशतगर्दी के मसाइल हों, तो तमाम वो कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि जो भी मुज़ाकरात हमारे हों वो कॉम्प्रिहेंसिव हों, जामे हों और मीनिंगफुल हों, नतीजा खेज़ हों। यही हमारी दो प्रेफरेंसेस हैं। लेकिन इंडिया की भी स्टेटेड पोजीशन काफ़ी क्लियर है और काफ़ी मर्तबा पिछले 1 साल में आर्टिकुलेट की जा चुकी है। वो ये चाहते हैं कि आप टेररिज्म पर कोई ठोस कार्रवाई करें जो नज़र भी आए होती हुई, तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो उसमें क्या मसला क्या है? नहीं, टेररिज्म पे तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं, बल्कि ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन जो हमारा पिछले 2 साल से वो इसी हवाले से ही है और हमें खातिर ख्वाह कामयाबी मिली है उसमें। लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप में मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ मोहम्मद सईद और लश्कर और जैश, ये 4 चीज़ें एक तरह का एक सिंबल बन गई हैं ऑफ डिफेंस और एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो सके। तो पाकिस्तान को इसमें क्या मसला है कि कोई ऐसा एक्शनेबल या विजिबल कार्रवाई ऐसी की जाए कि जिससे इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान के ताल्लुक से वो सेटिस्फाई हो सकें? भारत के पास अगर इन अशख़ास के ख़िलाफ़ कुछ इररिफ्यूटेबल अगर एविडेंस है, प्रूफ है, तो हमारे साथ शेयर करें। हम उनके साथ उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पे या किसी कहने पे तो कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब्दुल बासित साहब, इंडिया का कहना यह है कि काफ़ी ठोस शवाहिद पाकिस्तान को फराहम किए गए हैं और वहाँ दानिस्ता तौर पर जो अदालती कार्रवाई की रफ्तार है उसे सुस्त रखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में एक नए आर्मी चीफ ने चार्ज संभाला है और उनका कहना यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन कम करने की कोशिश करेंगे। तो उनके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या सोच है उनकी? क्या कोई जहन में बात है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जहाँ तक LOC का ताल्लुक़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तरफ भी जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग भारत की तरफ से हुई है उसमें बहुत सी शहादतें हुई हैं। इसी वजह से हमारे वज़ीर आज़म ने 2 साल पहले कहा था कि हम इस सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग को सीज़ फायर एग्रीमेंट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जिस लॉस ऑफ लाइफ की आप बात कर रहे हैं दोनों तरफ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं? हमने तो कोशिश की। हमारे DGMO ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट से हमने इनिशिएटिव लिया।
इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से नामा निगार सुहेल हलीम ने बात की। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। फरहद जावेद का साबिक आर्मी चीफ के बारे में कॉलम तुम तो मुझे जानते हो कि मैं क्या करूँगा, अब्दुल्ला फारूकी की रिपोर्ट कच्ची दीवारों पर पाँव न जमाएं और ट्रंप की वजह से नफरत में इजाफा, इस खबर में भी खूब दिलचस्पी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में आज अपना 49वां यौम तासीस मना रही है। पार्टी कहती है ये मौका है एक नई जमात के पैदा होने का। तो क्या इस जमात ने माजी से कुछ सीखा और पंजाब जैसे अहम सूबों में पीपीपी की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए लाहौर से हारून रशीद की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसे नए तकाज़ों के मुताबिक नई राहें तलाश करनी हैं। पार्टी कहती है आज लाहौर में अपनी 49वीं सालगिरह के मौके पर एक नई पार्टी जन्म लेगी। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे नारों के साथ साथ जमात नए नारे भी लगाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान तो हमारा हमेशा का वतीरा रहा है, बिकॉज पीपल्स पार्टी जो है वो हर निचले और मुतवस्सित तबके के लिए सबसे पहले नारा लगाती है। लेकिन नए नारे भी इसमें होंगे, नए वादे भी इसमें होंगे, नई तसलसल होगी, नई जद्दोजहद, यानी कि जो जदीद चैलेंज हैं, दहशतगर्दी, माहौलियत, रोज़गार। पीपल्स पार्टी अपनी पुरखतर और पुरपेच तारीख के 50वें साल में कदम रख रही है। पार्टी को जिन चैलेंजेस का सामना है उसका इसकी क़यादत को एहसास है। इसीलिए नई नौजवान क़यादत एक नए नारे, नई पीपल्स पार्टी के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन ये क्या नया नारा आवाम में माजी की मकबूलियत दोबारा जगा सकेगा या नहीं? 2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में पंजाब से 62 नशिस्तें जीतीं। 2013 में तकरीबन इसका सफाया हुआ और सिर्फ 3 नशिस्तें हाथ आ सकीं। 2008 के ही आम इंतखाबात में पंजाब असम्बली में इसे 106 नशिस्तें मिलीं, लेकिन 2013 में इसके हिस्से में महज 8 नशिस्तें आईं। ये लाहौर ही था जहां पीपल्स पार्टी पैदा हुई थी। पाकिस्तान में इक़्तिदार का मंबा समझे जाने वाले पंजाब के इसी दिल में पीपल्स पार्टी के बारे में आम राय काफ़ी जारहाना है। पीपल्स पार्टी ने अगर पंजाब जीतना हो और एक काम करना हो तो उसके लिए वो कौन सा अहम काम होगा? सबसे सर जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है ना, पहले वो हल किया जाए। वो क्या है? ठीक है, जो भट्टो साहब ने उठाया था, जो घर घर जाके उन्होंने कहा था रोटी, कपड़ा और मकान। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी मसाइल हैं। असल लीडर कौन है ये इबहम दूर करना होगा और जियालों को मुतहर्रिक करना होगा। वो तभी हो सकता है जब पॉलिसी जो है पार्टी की वो वापस उस तरफ जाए जहां से पीपल्स पार्टी चली थी, यानी एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी जो कि अवाम, वर्कर्स और जो आपके दहकान हैं उनके लिए काम करे। एक उधेड़ उम्र सियासी जमात का मुस्तकबिल अब एक नौजवान के हाथ में है। वो इस पार्टी को दोबारा नया कैसे बनाते हैं, तमाम नज़रें इसी पर लगी हैं। हारून रशीद, BBC न्यूज़, लाहौर। और पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल वड़ायत। सुहेल वड़ायत साहब, सैरबीन में खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है। क्या पार्टी दोबारा एक मकबूल जमात बन सकती है सूबे में? देखें, कहने को क्या नहीं हो सकता, निसफ सदी हो चुकी और अब भी पीपल्स पार्टी के लिए एक खिला तो मौजूद है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और PTI दोनों अपर मिडिल क्लास की पार्टियां हैं। एक बिज़नेस मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, एक प्रोफेशनल मिडिल क्लास को, और लोअर क्लासेस की इस वक्त कोई भी नुमाइंदगी नहीं करती। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसके वोटर्स इससे रूठे हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जीत नहीं सकती, इसलिए वो या PTI को वोट डालते हैं ज़्यादातर और कुछ नून को वोट डालते हैं। जी, आपने कहा कि लोअर क्लासेस की अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती और पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बड़ी जमात हुआ करती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो मुश्किल से तीसरे नंबर पर आती है? देखें, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर एक ख़ास रवायत है कि लोग सिर्फ उसे ही वोट देते हैं जिसकी उन्हें जीतने की उम्मीद हो। ऐसा उम्मीदवार जो तीसरे नंबर पर आ रहा हो उसे कोई वोट नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा सिर्फ 2 टॉप के उम्मीदवारों को वोट मिलते हैं, जो तीसरे के वोटर
हैं वो भी उन्हीं दो को वोट डाल आते हैं। तो यही पीपल्स पार्टी के साथ हुआ कि उसके वोटर जो है वो या पीटीआई को वोट डाला है या नून को वोट डाला है। और देखें अब बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं उनके जहन में न्यू लेबर है टोनी ब्लेयर की, कि पीपल्स पार्टी को रीवैम्प किया जाए और लोगों के सामने न्यू लेबर की तरह एक न्यू पार्टी रखी जाए जिसमें नए नारे भी हों। लेकिन देखना ये होगा कि ये सिर्फ दो तरीक़ों से हो सकता है उनकी कामयाबी। एक ये है कि पीटीआई पहले नाकाम हो जाए और दूसरा वो ऐसे नारे पुरकशिश लगाएं कि उनके साथ लोअर क्लासेस खड़ी हो जाए। अच्छा, और जहाँ तक पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल है तो कमर ज़मान कायरा साहब को सेंट्रल पंजाब का उन्होंने सदर तो बनाया है, लेकिन जनूबी पंजाब जो रिवायती तौर पर जहाँ पीपीपी की ज़्यादा ताकत रही है वहाँ अभी तक तंजीम जो है उसको उस तरह से उन्होंने रिस्ट्रक्चर नहीं किया, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं देखें, अब तो एक साउथ पंजाब की अलग तंजीम है, वस्ती पंजाब की अलग तंजीम है। वस्ती पंजाब की तंजीम काफ़ी अरसे से वो तंजीम के मराइल में थी, वो बन गई। और जो जनूबी पंजाब है वहाँ मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो बड़े मुतहरक सदर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनको हटाने की कोई अभी तजवीज़ भी है। उन्होंने 2 बड़े बड़े जलसे कराए हैं, बिलावल साहब ख़ुद उनके गांव गए हैं, जाकर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ वो तब्दीली करेंगे। और जो अगर पीपल्स पार्टी में कहीं रमक नज़र आती है तो भी साउथ पंजाब है और साउथ पंजाब में चूँकि सिंध जैसे हालात मौजूद हैं और वहाँ लोअर क्लासेस और डिप्राइव्ड क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी का ना भी वहाँ मकबूल होने का इम्कान है। लाहौर से सुहेल और इसी तरह हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, मुआज़रत के साथ बहुत शुक्रिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि क्यूबन अवाम और बाकी दुनिया के रहनुमा कैसे फिदेल कास्ट्रो को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और ये भी देखिएगा कि हल्दी वाला दूध कैसे यहाँ लंदन में अपने झंडे गाड़ रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। क्यूबा के रहनुमा फिदेल कास्ट्रो की बाक़ियात का 4 रोज़ा सफ़र शुरू हो गया है। ये सफ़र दारुल हुकूमत हवाना से शुरू होकर इनक़लाब के मकाम सैंटियागो डी क्यूबा में इख्तिताम पज़ीर होगा, जिसके बाद इतवार को उनकी खाक दफन कर दी जाएगी। मंगल को मेक्सिको, एक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान ने हवाना के रेवोल्यूशन स्क्वायर में होने वाली एक रैली में फिदेल कास्ट्रो को खिराज अक़ीदत पेश किया। तफसील के साथ आदिल शाह। ये लोग इनके मुल्क और ज़िंदगियां बदलने वाले सोशलिस्ट रहनुमा फिदेल कास्ट्रो को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हैं। फिदेल कास्ट्रो की तकारीर के लिए मशहूर रेवोल्यूशन स्क्वायर में आम क्यूबन्स के अलावा लातीनी अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक के कई रहनुमा शरीक हुए। कमांडर इन चीफ फिदेल कास्ट्रो ने अपने लिए कई दुश्मन पैदा किए, उन पर सैकड़ों कातलाना हमले किए गए और इसकी वजह उनका इस्तेमारियत के खिलाफ गैर माज़रत खाना मौक़िफ़ था। आलमी सतह पर फिदेल कास्ट्रो को इनके इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर तनकीद का भी निशाना बनाया जाता रहा। इसी वजह से मगरबी ममालिक ने इनकी आखिरी रसूमात में कदरे जूनियर हुकाम को शिरकत के लिए भेजा है, लेकिन खुद क्यूबन अवाम की अक्सरियत के लिए फिदेल कास्ट्रो किसी मसीहा से कम न थे। वो एक बाइज़्ज़त, बावकार और सच्चे रहनुमा थे। वो सारी दुनिया के रहनुमा थे क्योंकि दुनिया के हर कोने में फिदेल कास्ट्रो हर किसी के लिए एक ज़बरदस्त मिसाल थे। फिदेल कास्ट्रो की बाक़ियात 4 रोज़ तक क्यूबा में सफ़र करेंगी और इसे उसी रास्ते से गुजारा जाएगा जो रास्ता 1959 में फिदेल कास्ट्रो के इनक़िलाब की जीत की खुशी में विक्ट्री मार्च के लिए इख्तियार किया गया था। आदिल शाह, BBC न्यूज़। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे का खात्मा तबाहकुन और हिमाकत की इंतहा हो सकता है। BBC के साथ इंटरव्यू में जॉन ब्रेनन ने शाम में सूरत हाल में खराबी का इल्ज़ाम मॉस्को पर आयद करते हुए मिस्टर ट्रंप को मशवरा दिया कि वो रूसी वादों से होशियार रहें। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के आज होने वाले इजलास में तेल की पैदावार कम करने पर मुमकिना इत्तेफाक पैदा होने की खबरों से तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। सऊदी अरब, इराक और ईरान ने मुआहिदा होने के इम्कानात जाहिर किए हैं।
और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR का कहना है कि गुज़श्ता चंद माह में म्यांमार से भागकर 10,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। इंडियन और पाकिस्तानी खानों में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो बग़ैर हल्दी के तैयार होती हैं। दुनिया के इस हिस्से में लोग हल्दी के फ़ायदों से बखूबी वाकिफ़ हैं और अब यहाँ मगरिब में भी लोग इससे रूबरू हो रहे हैं। लंदन के एक रेस्टोरेंट में तो अब हल्दी लाटे तक बिकने लगा है। राहुल जोगलेकर ये जानने के लिए इस रेस्टोरेंट पहुँचे कि हल्दी लाटे आखिर हल्दी दूध से कितना मुख्तलिफ है। ये है हल्दी पाउडर। इसके बिना देसी खाना बनाना तो नामुमकिन है, लेकिन अब इसे सुपर फूड का दर्जा दिया गया है और लंदन के कई कैफेज ने हल्दी दूध को एक नया रूप दिया है। मैं लंदन के नामा कैफे पहुंचा, जहां 4 पाउंड 50 पेंस यानी लगभग 450 रुपए में बिक रहा है हल्दी दूध या गोल्डन लाटे। हाय रिचर्ड ने बताया कि कैसे बनता है ये स्पेशल हल्दी दूध। थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च, नारियल का तेल और गर्मा गर्म लाटे तैयार। लोग चाय और कॉफी से हटकर कुछ हेल्दी पीना चाहते हैं। हल्दी दूध लोगों को पसंद आ रहा है। स्टेफनी इसे रोज पीती हैं। मैं बीमार पड़ने वाली थी, तभी मैंने हल्दी दूध पिया और जैसे ही मैंने हल्दी दूध पिया मेरा बुखार गायब हो गया। मलिका बसु लंदन में देसी खाने के बारे में लिखती भी है और खुद बनाती भी है। हल्दी में तो बहुत सारे गुण होते हैं। आपको पता ही होगी कि हम लोग जब छोटे थे, बचपन में सर्दी आ रही है, बुखार आ रही है, तो मम्मी हल्दी दूध बना के हम लोगों को पिलाती थी। लेकिन क्या निंजा शॉट यानी हल्दी का काढ़ा जो 3 पाउंड या लगभग 250 रुपए में बिक रहा है, क्या मलिका को ये पसंद आएगा? 3, 2 and go। Oh my goodness, that is foul. Sorry. शायद नहीं। राहुल जोगलेकर, BBC। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।